नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अधिगम के प्रकार, टाइप ऑफ लर्निंग। मानवीय अधिगम कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख है। नंबर 1, गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम में क्रियाओं के स्वरूप, क्रियाओं की गति और विशेष ध्यान दिया जाता है। गति की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। साइकिल का सीखना या किसी वाद्य यंत्र आदि का बजाना सीखना इस प्रकार से सीखने के उदाहरण हैं। गत्यात्मक सीखना। निरीक्षण द्वारा अधिगम। जब हम किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसके विषय में सोचते हैं तो उसे ही उस वस्तु का निरीक्षण कहा जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में जिन क्रियाओं को होते देखते हैं अथवा अन्य व्यक्तियों को जिस कार्य को करते हुए देखते हैं उसे अपने जीवन में भी ढाल लेते हैं अथवा स्वयं भी करने लगते हैं। इस प्रकार के सीखने को निरीक्षण द्वारा सीखना कहा जाता है। अनुकरण द्वारा अधिगम। क्या होता है अनुकरण द्वारा अधिगम? अनुकरण पशु पक्षी मनुष्य की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक जीवन में पाई जाती है। यह जन्मजात होती है। मैकडूगल ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है। अनुकरण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं और शारीरिक व्यवहार की नकल करने को कहते हैं। मैकडूगल ने जो अनुकरण द्वारा अधिगम होता है उसकी परिभाषा के दी है, क्या दी है कि अनुकरण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की शारीरिक क्रिया और शारीरिक व्यवहार की नकल करने को क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। बच्चे ही नहीं वरन बड़े भी अनुकरण की क्रिया करते हैं। छोटे बालक बड़ों के व्यवहार का अनुकरण करके सीखते हैं। वोल्टन ने लिखा है कि जिस बालक में अनुकरण करने की शक्ति अधिक होती है उसमें सीखने की शक्ति भी अधिक होती है। यही कारण है कि अच्छे वातावरण में रहने से बालकों का आचरण अच्छा होता है और वे समाज के तौर तरीकों को शीघ्र सीख जाते हैं। इस कारण बालकों की शिक्षा में वातावरण को अधिक महत्व दिया जाता है। बालकों की शिक्षा में वातावरण को अधिक महत्व दिया जाता है। मनुष्य जाति में अनुकरण के द्वारा सीखने का महत्व बालकों के लिए सबसे अधिक है। बालक शब्दों का उच्चारण, भाषा को बोलना, लिखने की कला, व्यवहार के तरीके, आदत, रचनात्मक कार्य आदि बहुत कुछ देखकर ही सीखते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक व्यवहार, मान्यता, विश्वास, रीति रिवाज को भी अनुकरण के माध्यम से सीखा जा सकता है। प्रयत्न व भूल द्वारा सीखना। इसे प्रयत्न व भूल द्वारा अधिगम भी कहते हैं। जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखना प्रारंभ करता है तो प्रारंभ में बहुत सी भूलें होती हैं। धीरे धीरे प्रयत्न करते रहने पर वह व्यक्ति अपनी भूलों में सुधार कर लेता है। वह गलत कार्यों को करना बंद कर देता है। जैसे किसी कार्य को वह सीखता है उसके करने में भूल व त्रुटियों की कमी होती जाती है और अंत में एक अवस्था ऐसी आती है जब प्रथम प्रयास में ही सही ढंग से अपने कार्य को संपन्न कर लेता है। इसी को ही भूल द्वारा सीखना कहते हैं। वाचिक या शाब्दिक सीखना। पशुओं का अधिकांश अधिगम गत्यात्मक होता है। पशुओं का अधिगम गत्यात्मक होता है, जबकि मानवीय सीखना अधिकांशतः वाचिक होता है। मानव जो कुछ भी सीखता है उसमें भाषा, शब्द, संकेत, चित्र आदि का सहारा लिया जाता है।
इस प्रकार से सीखने के लिए सार्थक निरर्थक दोनों प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से सीखने को वाचिक व शाब्दिक सीखना कहते हैं। सार्थक सामग्री में संज्ञा, विशेषण, नामों की सूची, गद्यांश, कविता आदि सीखने के लिए अथवा याद करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। निरर्थक सामग्री को सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में एबिंगहॉस के द्वारा किया गया था। वाचिक सीखने की 4 विधियां प्रचलित हैं: क्रमिक सीखना, युग्मित सहचर सीखना, मुक्त पुनः अनुस्मरण और शाब्दिक विभेदन। रॉबर्ट गेने का अधिक्रमिक अथवा अधिश्रेणिक सिद्धांत। गेने ने अधिगम को मानव की क्षमता में परिवर्तन के रूप में वर्णित किया है, जैसे कि पुनः प्रशिक्षित किया जा सकता है एवं जो केवल वृद्धि की प्रक्रिया पर आरोप्य नहीं है। अधिगम स्वयं को प्रेक्षण योग्य व्यवहार में परिवर्तन करने के रूप में प्रदर्शित करता है। जो कुछ निश्चित दशाओं में ही प्रेक्षण योग्य होता है, उसकी दृष्टि में अधिगम का निचोड़ केवल प्रदर्शन अथवा प्रस्तुति में परिवर्तन के लिए क्षमता का विकास है। उसने अधिगम की प्रदर्शन परिवर्तन के साथ तुलना की है अपनी पुस्तक अधिगम की दशाएं। वे दशाएं में वह प्रदर्शन परिवर्तन अधिगम के 8 भिन्न भिन्न वर्गों का वर्णन करता है। गेने अधिगम की आंतरिक दशाओं से बाह्य दशाओं को अलग बताता है। गेने अधिगम की आंतरिक दशा और बाह्य दशाओं दोनों को अलग अलग बताता है। इनके अनुसार बाह्य दशाओं में व्यवस्थापन एवं प्रेरक घटना का समय शामिल होता है। आंतरिक दशाओं में अवस्थाएं शामिल होती हैं, जैसे कि ध्यान, प्रेरणा एवं पूर्व में अधिगमित क्षमताओं का पुनःस्मरण, जो कि व्यक्ति की वर्तमान अधिगम स्थितियों से संबंधित है। अधिगम की विभिन्नताएं अथवा अनेक वर्णों की पहचान करने हेतु गेने इस बात पर जोर देता है कि हमें सबसे पहले क्षमताओं की ओर ध्यान देना चाहिए जो कि सीखने वालों के अंदर है। तत्पश्चात प्रेरक स्थिति की ओर देखना होगा जो कि सीखने वाले के बाहर है। गेने के अनुसार किसी भी नई क्षमता का अधिगम अधीनस्थ अथवा निचले स्तर की क्षमता के पूर्व ज्ञान की अपेक्षा करता है जो कि नई क्षमता में शामिल होता है। उदाहरण उच्च स्तरीय सिद्धांत का अधिगम किसी भी सामान्य अधिगम जैसे उच्च स्तरीय अधिगम का सिद्धांत अधिगम किसी से भी सामान्य सिद्धांत के ज्ञान की अपेक्षा करेगा जिस पर कि वह उच्च सिद्धांत आधारित है। इस प्रकार यह अधीनस्थ अधिगम की प्रगति के संदर्भ में किसी के भी द्वारा प्राप्त किए गए हैं। विशिष्ट अधिगम का विश्लेषण कर सकते हैं। गेने के अनुसार मानव की क्षमताओं को मुख्यतः 5 वर्ग हैं जो कि अधिगम के परिणाम हैं। नंबर 1, मौखिक सूचना, बौद्धिक कौशल, संज्ञानात्मक नीति, दृष्टिकोण एवं मोटर कौशल। मौखिक सूचना किसी भी व्यक्ति की वांछित सूचना के कथन से संबंधित होती है। बौद्धिक कौशल विद्यार्थी के इस ज्ञान से संबंधित है कि किसी कार्य को कैसे करना है। संज्ञानात्मक नीति एक विशेष प्रकार की बौद्धिक नीति है जो कि सीखने वाले के व्यवहार से संबंधित है। विशेष शब्दों में आंतरिक रूप से संगठित क्षमताएं हैं जो कि एक सीखने वाला अथवा विद्यार्थी अधिगम, स्मरण एवं मनन की प्रक्रिया में उपयोग में लेता है। गेने ने अधिगम की 8 दशाएं बताई हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि गेने ने अधिगम की 8 वर्णों में व्यक्त किया है जो कि अधिक्रमिक रूप से व्यवस्थित है क्योंकि प्रत्येक वर्ग अपने पहले वर्ग से संबंधित होता है। नंबर 1, संकेतिक अधिगम या संकेत अधिगम।
पावलोव की प्राचीन प्रतिक्रियात्मक स्थिति, जिसमें सीखने वाला संकेत के प्रति उत्तरदायित्व लेना सीखता है। प्रेरक अनुक्रिया अधिगम, थांडाइक का संबंधवाद, स्किनर का विभिन्न सिद्धांत, कभी कभी यह उपकरणीय अनुक्रिया कहलाता है। श्रृंखलीकरण, दो या दो से अधिक प्रेरक अनुक्रियाएं संबंधों को साथ जोड़कर दिया जाता है, उसे श्रृंखला अधिगम कहा जाता है। मौखिक सहयोग, श्रृंखलाएं जो कि मौखिक या कथ्यात्मक है। बहुल भिन्नता, अनुक्रिया को प्रेरणा हेतु पहचानना जो कि एक दूसरे के समान है। अवधारणा अधिगम, प्रेरक वर्ग के प्रति सामान्य अनुक्रिया। नियम अधिगम, दो या दो से अधिक अवधारणाओं की श्रृंखला जो कि नियम में प्रतिबिंबित होती है, जैसे यदि ए को ए तो बी, जहां ए अथवा बी अवधारणाएं हैं। समस्या समाधान, विचार शामिल होता है। उच्च स्तरीय नियम के अनुसार सिद्धांत को एकत्रित किया जाता है। अधिगम के प्रकार, गेने ने कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक में अधिगम के निम्न प्रकारों का प्रतिपादन किया है। नंबर 1, संकेत अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में प्रदत्त संकेत अथवा उद्दीपन के प्रति संबंध की प्रतिक्रिया अथवा अनुक्रिया की जाती है। पावलोव ने विस्तार से इस प्रकार के अधिगम का अध्ययन किया है। इस प्रकार के अधिगम में अनुक्रियाएं सार्वत्रिक और फैली हुई है तथा अधिगम अनैच्छिक होता है। उदाहरण के लिए किसी गर्म वस्तु से हाथ को हटा लेना, तस्तरी में भोजन के डाले जाने की आवाज़ के साथ ही कुत्ते के मुंह में लार का आना, कटी प्याज की ओर देखकर आंखों में आंसू आना। गर्म वस्तु, भोजन तथा प्याज उद्दीपन तथा संकेत हैं तथा हाथ का हटाना, लार का मुंह से आना, आंसुओं का आना संबंधित अनुक्रिया होती है। नंबर 2, उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम। इसे अधिगम का प्रयास व त्रुटि अधिगम, थांडाइक प्रभाव अधिगम आदि नामों से भी जाना जाता है। संकेत अधिगम के विपरीत इस प्रकार के अधिगम में विशिष्ट उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं अपेक्षाकृत निश्चित और यथार्थ होती हैं। उदाहरण, अपने गले में बंधे पट्टे और जंजीर से मालिक के द्वारा दिए जाने वाले विशिष्ट झटकों के प्रति कुत्ता विशिष्ट अनुक्रियाएं सीखता है। उसे पुरस्कार और प्रशंसा मिलती है, किंतु उसके पश्चात उसके गले में न तो पट्टा बांधा जाता है न ही जंजीर का प्रयोग किया जाता है। तथापि वह स्वामी के मौखिक आदेश मात्र से लेटने, बैठने, खड़े होने आदि अनुक्रियाएं करता है। इस प्रकार उसकी अनुक्रियाएं अधिक उत्तम और यथार्थ होती हैं। शाब्दिक दक्षताओं व शारीरिक गतियों के परिप्रेक्ष्य में भी इस अधिगम का प्रयोग संभव है। श्रृंखला अधिगम, व्यक्ति जब प्रथम स्तर के अधिगम व द्वितीय स्तर के अधिगम अर्थात संकेत अधिगम एवं उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम से परिचित हो जाता है, तभी श्रृंखला अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। स्किनर ने इस प्रकार के अधिगम की व्याख्या की है। इसमें उद्दीपन अनुक्रिया को लगातार एक क्रम में उपस्थित किया जाता है, जिससे श्रृंखला अधिगम की स्थिति उत्पन्न होती है। श्रृंखला अधिगम में दो या दो से अधिक उत्तेजक अनुक्रिया के संबंधों से सीखा जाता है। वह एक क्रमबद्ध तरीके से विचार पिरोना सीख लेता है। अनुक्रिया को व्यक्ति के सीखने के क्रम एक साथ जोड़ना, संबंधित करना श्रृंखला अधिगम
है। गेने ने दो प्रकार के श्रृंखला अधिगम की व्याख्या की है। प्रथम शाब्दिक श्रृंखला अधिगम, द्वितीय अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से शिक्षण प्रतिमानों में शाब्दिक श्रृंखला अधिगम की ही परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। जैसे अभिकर्मित अनुदेशन में शाब्दिक श्रृंखला की परिस्थिति उत्पन्न कर सीमाओं को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम हेतु चित्रों व अन्य अदृश्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4, शाब्दिक सहचारी अधिगम। पशुओं का अधिकांश सीखना गत्यात्मक होता है, जबकि मानव द्वारा सीखना वाचिक होता है। पठना सीखना, इसे पाठशालीय शिक्षण कहा जाता है, वह भी इस प्रकार का वाचिक सीखना है। इस प्रकार का सीखना संकेत, मित्र, शब्द, अंक, वाणी आदि के माध्यम से होता है। इस प्रकार अधिगम के लिए सार्थक निरर्थक दोनों प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। सार्थक सामग्री में संज्ञा, विशेषण, नामों की सूची, गद्यांश, कविता आदि सीखने के लिए अथवा याद करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। निरर्थक सामग्री का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में एबिंगहॉस के द्वारा किया गया। एबिंगहॉस ने निरर्थक सामग्री की खोज अपने क्रमिक शाब्दिक सीखने संबंधी प्रयोगों के संदर्भ में की है। वाचिक या शाब्दिक सीखने की 4 विधियां मुख्य रूप से प्रचलित में हैं। क्रमिक सीखना, युग्मित विभेदीकरण, मुक्त पुनःस्मरण और शाब्दिक विभेदन। इन 4 प्रचलित विधियों का अथवा इनकी विशेषताओं का उपयोग प्रयोगात्मक अध्ययनों में किया जाता है। विभेदिक अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में शिक्षार्थी गामक मौखिक श्रृंखलाओं के मध्य ज्ञान और पात्रता पहले से प्राप्त कर चुका है। विभेद करना सीखता है, मतलब अंतर करना सीखता है। उदाहरण के लिए एक कार, उस कार के विशिष्ट मॉडल को समझाया और तत्संबंध निश्चित प्रतिपादन करना शाब्दिक सहचारी है, किंतु प्रस्तुत विभिन्न कारों में से पूछे गए किसी विशेष मॉडल को पहचानना और उसका नाम बताना, यह विभेदी अधिगम है। इस प्रकार विभेदी अधिगम उद्दीपन वस्तुओं में प्रतिभेदक विशेषताओं से संबंधित है। संप्रति अधिगम। इस प्रकार या इस अधिगम परिस्थिति के लिए विवेदात्मक अधिगम का ज्ञान पूर्ण आवश्यक है। केंडलर ने सर्वप्रथम संप्रति अधिगम का उल्लेख किया। गेने ने इसको आगे बढ़ाया। गेने ने संप्रति अधिगम को इस प्रकार परिभाषित किया है कि जो व्यक्ति अधिगम व्यक्ति के किसी वस्तु घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं, उसे संप्रति अधिगम कहते हैं। गेने क्या कहता है, जो अधिगम वस्तु में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं, उन्हें हम संप्रति अधिगम कहते हैं। संप्रत्यय मतलब अवधारणा। संप्रत्यय उद्दीपनों का एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। उद्दीपन वस्तु, घटना, व्यक्ति के रूप में होते हैं। सामान्यतः हम किसी भी संप्रत्यय को एक नाम देते हैं, जैसे किताब, घड़ी, छात्र, शिक्षक, फ्रिज आदि। ये सभी संप्रत्यय उद्दीपनों के वर्ग या समूह का प्रतिनिधि करते हैं। संप्रत्यय की विशिष्ट विशेषताएं ही एक संप्रत्यय के रूप में दूसरे संप्रत्यय के विशिष्ट गुणों के आधार पर अलग करती है। नियम अधिगम। परिभाषित प्रत्यय एक मुख्य प्रकार का नियम होता है जो वर्गीकृत होता है। अन्य शब्दों में हम 2 या 2 से अधिक प्रत्ययों को नियम के अधीन रखते हैं तथा यदि जल का ताप 2120 फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो पानी उबलने लगता है। वस्तुतः नियम प्रत्ययों की श्रृंखला है जिसकी एक आंतरिक स्थिति होती है जो किसी व्यवहार को शासित करती है और उसे संबंध प्रदर्शन के योग्य बनाती है। हम अपने ज्ञान का प्रतिनिधित्व नियमों के क्रम में ही करते हैं। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक प्रत्ययों को श्रृंखलाबद्ध करने का प्रयास
प्रत्यय अधिगम कहलाता है। समस्या समाधान। समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान मात्र सीखे हुए नियमों का अनुप्रयोग नहीं है, यह ऐसी प्रक्रिया है जातीय अधिगम को जन्म देती है, जिससे मुख्य रूप से विचारणा का महत्व है। समस्या समाधान हेतु अर्जित नियम प्रत्यास्मरण के साथ चिंतन के आधार पर अधिगमता विभिन्न परिकल्पनाओं का परीक्षण करता है। उस स्थिति में व्यक्त नियमों को एक विशेष समूह के ज्ञान के द्वारा ही समस्या का समाधान नहीं कर रहा होता है, वह अधिगम के नवीन प्रकार का भी वर्णन कर रहा होता है। यद्यपि उन्हें पूर्वाधित नियमों के ज्ञान का महत्व असंदिग्ध है। इस प्रकार हमने आज रॉबर्ट गेने के अधिगम के प्रकारों के बारे में चर्चा की। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।